अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज कैथलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। पोप फ्रांसिस ने हमेशा आलमी तनाज़ात पर पुरअमन तरीके से उनको हल करने पर जोर दिया और उन्होंने 2019 में दुनिया से एटमी हथियारों के खात्मे का मुतालबा भी किया था। अपनी वफ़ात से कबल कल उन्होंने ईस्टर के मौके पर अपने आखिरी खिताब में गजा में फौरी जंगबंदी का किया। पाकिस्तान में भी कल हजारों की तादाद में लोगों ने गजा में फौरी जंगबंदी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। ताहम नाकदीन कहते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान फ़लस्तीन में मुस्लिम बहन भाइयों के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार है और जहाद करने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ मुसलमान अफगान भाइयों और बहनों को पाकिस्तान से धकेल कर वापस भेज रहा है। जबकि हाल ही में पाकिस्तान और काबुल में तालिबान हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात इस हद तक कशीदा हो गए हैं कि आए रोज़ सरहद पर झड़प होती रहती है। इस हवाले से कई सियासतदानों का कहना है कि अफगान हुकूमत का गुस्सा इसके लोगों पर निकाला जा रहा है। महाजरीन की जबरी इनखला का है, एक जज्बाती किस्म का फैसला। अफगानिस्तान से हम नाराज हुए किसी और वजह से, हम जोर निकाल रहे हैं उसका महाजरीन से, तकलीफ दे रहे हैं हम महाजरीन को। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है नाजरीन, जबकि पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसलिए पाकिस्तान ने हालिया महीनों में अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ज़ाई हमले भी किए हैं। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने काबुल का दौरा किया। इस दौरे के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने इंसादी दहशत गर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए एक मुश्तरका कमेटी बनाने का ऐलान किया है और इस कमेटी में दोनों मुल्कों के इंटेलिजेंस, वजारत दाखिला और वजारत खारजा के हुकाम शामिल होंगे। पाकिस्तान की दाखिली सियासत में नहरों का मसला नाजरीन अब भी हुकूमत की बका के लिए एक संजीदा खतरे में तब्दील हो चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मसले पर हुकूमत से अलहदा होने तक की धमकी हाल ही में दी है। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैनुल-अक़वामी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक ऐसा मसला है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसले में डाल सकते हैं। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। पहले इन्होंने वीट स्कैंडल की वजह से हमारे किसानों का, हमारा हारियों का मुआशी कत्ल के बंदोबस्त कर ली। इसके बाद इसके बजाय कि आपको सपोर्ट प्राइस देते, इसके बजाय कि आपसे खरीद देते, इन्होंने चारों सूबों को रोके हैं कि ना सपोर्ट प्राइस दे, ना आप अपने किसानों के फसल खरीदे। ये जुल्म है, जुल्म। जहां सिंध एक तरफ पानी के मसले पर सड़कों पर है, वहां सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शला रज़ा साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जाहिद खान साहब साबिक सेनेटर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शौकत साहब आपसे शुरू करती हूँ, चूँकि आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब काबुल का दौरा करके वापस आए हैं। आज यूएई की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात है। तो जो फैसले किए गए काबुल के अंदर के एक जॉइंट कॉपरेशन होगी, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी और उसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी के मामलात और दहशत गर्दी के मामलात को देखा जाएगा, क्या आप इन फैसलों से मुतमईन हैं? अब ये कि इस पूरे प्रोसेस में खैबर पख्तूनख्वा को लूप में नहीं लिया गया, जबकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर शायद अफ़गानिस्तान के साथ जो लगे हुए हैं या तो बलूचिस्तान है या फिर खैबर पख्तूनख्वा है। लेकिन जो दहशत गर्दी हो रही है अफ़गानिस्तान पे, जो इल्ज़ाम जो हम लगा रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हमारे ख़िलाफ़ दहशत गर्दी है, तो वो मुतासरा सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा है। तो होना ये चाहिए था कि सारे प्रोसेस में खैबर पख्तूनख्वा को लूप में लिया जाता। वहाँ
ये जो यहाँ से किसी न किसी मिनिस्टर को या सूबाई हुकूमत के किसी तर्जुमान को उस वफद में ज़रूर शामिल होना चाहिए था, ताकि अगर हम एक अच्छा पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं और एक बेहतरी लाना चाहते हैं तो सबको मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। अगर अलग अलग पॉइंट्स नहीं, ये जो आपने नुक्ता उठाए बड़ा अहम है। मुझे ये नुक्ता आगे लेके बढ़ने दें। शला रज़ा साहिबा, जो शौकत यूसुफ ज़ई साहब बात करें कि जी एक बड़े अरसे के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर काबुल गए हैं, बर्फ़ पिघली है, हम सरहद के ऊपर झड़पें रही हैं, बहुत तल्ख एक समा बना रहा है, इल्ज़ाम तराशी हुई है, उसके बाद जब बर्फ़ पिघली तो जो वफ्द गया उसके अंदर वो कहते हैं कि ना ही बलूचिस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदा गया, ना ही खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कोई नुमाइंदा गया। आपका क्या ख्याल है कि इसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए था, वफ्द को ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, सूबों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने ये देखा कि अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी इसमें किरदार अदा करते रहे, वो जाते रहे कॉन्सुलेट में, और ये तो मे भी कि वो जो है ऑन बोर्ड हो, लेकिन अगर डेलीगेशन बड़ा भी हो जाता तो और अच्छा था, एक मजबूती नज़र आती कि जो अफेक्टेड हमारे सूबे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। मैं इसमें बहस बराए बहस नहीं कर सकती। अच्छा, जाहिद खान साहब, आपने शला रज़ा साहिबा की बात सुनी। आप तो हमेशा सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते रहे, हम आहंगी की बात करते रहे, बल्कि तो इस वक्त जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने क्यों ये ज़रूरत नहीं समझी कि वो किसी से मुशावरत कर लेते या आप लोगों को साथ ले जाते जिनको ज़्यादा अफ़गानिस्तान के बारे में पता है? किसी को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या काबुल में, सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। बहुत मेहरबानी। असल में यही बात है कि इसमें से कोई शक नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि सूबों के पास इख्तियार है और सूबों को इख्तियार मिलना चाहिए। अभी पहले उस फुर्सत में तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर गया, अभी बातचीत वहाँ हुई है, एक फिजा कायम हुई है कि ये डायलॉग आगे चलना चाहिए। इसके बाद आगे जो जाएगा, ये मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि फिर पूरा सूबों से हर डेलीगेशन लेके जाना चाहिए और अच्छे लोग जाना चाहिए। जिस तरह के आपने कहा था कि मियां नवाज शरीफ जो अपने वक्त में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन करज़ई साहब की हुकूमत थी, अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, जब एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था और वो बहुत अच्छा रहा था। तो आपके ख्याल में इसको मजीद वसी करना चाहिए? एक बताइएगा बात, जाहिद खान साहब के 22 मार्च को एक खबर आती है कि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर से बाउंटी जो है, जो सर के ऊपर एक इनाम रखते हैं, वो हटा लिया है। उसके बाद जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काबुल जाते हैं, तो ये एक पस मंज़र सा है कि नरम हो रही है ज़मीन इंटरनेशनली भी तालिबान के लिए। तो क्या हम बढ़ रहे हैं अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज़ करने के हवाले से? देखिए जी, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम रिकग्नाइज करेंगे तो दुनिया रिकग्नाइज करेगा, तो फिर हम करेंगे। कल परसों भी एक हमारे ये हो रही थी डिस्कशन एक टॉक शो में, तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान को तस्लीम करना। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान कैसे तस्लीम कर सकते हैं? पाकिस्तान एक बिन अक़वामी की बरादरी में रहता है और वो उसके बगैर वो कर ही नहीं सकता है। अगर पूरा दुनिया उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस तरीके से करेंगे, क्योंकि वो तो बंदूक मुनज़्ज़र मेरे ख्यालात आप समझते और सोचते हैं कि एक बंदूक के जरिए वो बैठे, या तो ये कि ऐलान करे कि वहाँ इलेक्शन होगा, वहाँ एक प्रोसेस होगा कि जो आवाम की हुक्मरानी हो, तो बेशक उसको तो कर सकते हैं। लेकिन अगर बंदूक के जरिए कोई जाके बैठ जाते हैं और ज़बरदस्ती वो कैप्चर करते हैं, तो मेरे ख्याल में उसके लिए मुश्किलात होगी। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकेगा। मगर शौकत यूसुफ ज़ई साहब, जो मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी गुस्सा तो आपको अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ऊपर है, निकाल आप मुहाजिरीन के ऊपर रहे हैं। तो क्या आपकी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आई कि जी आप जिस तरीके से उनको वापस धकेल रहे हैं तो आप मज़ीद टेररिज्म को फ़रोग़ देंगे। तो इस वक्त जो फेडरल हुकूमत की पॉलिसी रही है अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से, क्या आप उसके साथ हैं? देखिए, इस मसले पे तो कोई दो राय नहीं है कि अफ़गान जो भी पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, बिलाखिर तो उनको जाना है अपने मुल्कों में, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार, मैं तो आपको पता है डे वन से कह रहा हूँ कि एक तरीक़ाकार होना चाहिए। कैसे वापसी हो उनकी,
उनके एसेट्स हैं यहाँ पे, उनकी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, उनको टाइम दिया जाए, उनको वक्त दिया जाए और एक फार्मूला दिया जाए कि इस फार्मूले के तहत उनको जाना है और इस टाइम में जाना है। अब एकदम आप कहें कि जी 31 मार्च तक सारे चले जाएं, तो अचानक फैसला जो था वो बड़ा उससे कन्फ्यूजन भी पैदा हुई, उसमें बड़े लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी पैदा हुई। सुबह अब ज़ाहिर हम सुबह के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हमारे लिए तो एक मुश्किलात पैदा हो रही थी। तो हम उनको बार बार कह रहे थे कि जी आप इस तरह ना करें, एक टाइम लाइन दें, एक पॉलिसी बनाएं इनकी मुस्तकिल। ये नहीं कि जब हालात ख़राब हो आप कहें जी बॉर्डर बंद कर दें। तो आपको लगता है कि ये जो कमेटी बनी है उससे टाइमलाइन बन जाएगी? देखिए मेरे ख्याल ये देखें, हम तो 3 साल बाद वज़ीर ख़ारजा हमारा गया है काबुल में, ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। इससे पहले बिलावल साहब भी रहे, वो भी एक दफ़ा नहीं गए, पूरी दुनिया के चक्कर उन्होंने हिना रबानी खर साहिबा गई थी, इसी तरह इन्होंने भी पहली दफ़ा हिना रबानी खर साहिबा गई थी। 3 साल बाद ही जी 3 साल बाद जो है कोई वज़ीर ख़ारजा जा रहा है पाकिस्तान का। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अच्छी बात है चलो हो गया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो उसके असरात ज़रूर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे। जहन में रख लें, सिर्फ दहशतगर्दी के ख़ात्मे नहीं है यहाँ पे, पूरा जो है ना हमारा तो सेंट्रल एशिया जो है वो पूरा दरवाज़ा है अफ़गानिस्तान हमारे लिए। तो ट्रेड का भी तो इसके साथ तो हर कीमत पे हमें हर कीमत पे हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और ये जो एतमाद साजी का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। हर सूरत में उनके साथ उनको एतमाद में लेकर आगे चलना पड़ेगा हमें। तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई मुश्किल शौकत साहब, ये जो बात आपने कही है ना कि ये जो एतमाद है इसका कोई ब्रेक, ये सिलसिला ब्रेक नहीं होना चाहिए। शला रज़ा साहिबा, एक तरफ से शौकत यूसुफजई साहब ये कह रहे हैं कि देखिए सेंट्रल एशिया तक वो रूट जाती है, हम तजारत भी कर सकते हैं, और तजारत पर बात भी हुई जब इसाक डार साहब वहाँ पे गए, ड्यूटीज़ के ऊपर बात हुई, एक्साइज ड्यूटीज़ पर बात हुई। दूसरी तरफ जाहिद खान साहब कहते हैं कि हम उनको कैसे रिकग्नाइज कर लें, वो तो बंदूक लेके वहाँ पे बैठे हुए। तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इस मौक़िफ़ पे कि क्या हमें बढ़ना चाहिए उस तरफ? आलमी दुनिया तो एक तरफ, आपकी अपनी भी तो कोई सोच होगी, आपको बढ़ना चाहिए उस तरफ कि आपने अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज करना है चूँकि आपने ट्रेड करनी है, या कि नहीं आपने करना चूँकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, इलेक्शन लड़के नहीं आए? देखिए, ट्रेड तो आपको करनी पड़ती है, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और आपके तिजारती ताल्लुकात तो होने ही चाहिए और होते हैं। अब रही बात कि वहाँ पे उनको तस्लीम करना और उनकी जो उनकी तरफ से इंटरफेरेंस है थ्रू द टेररिज्म हमारे मुल्क में, उसको रोकना वो एक अलग चैलेंज। और इस वक्त जो हमें सूरत हाल है और दुनिया भर में जो डिस्कशन में है बात, वो है वहाँ पे अमेरिकन का छोड़ा हुआ असला, जो कि जिसके बारे में है कि बेचा भी जा रहा है, जिसके बारे में है कि बलूचिस्तान की रेल का जो मामला था जिसको किडनैप किया गया था, वहाँ पर भी वो इस्तेमाल हुआ था। तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं। और फिर जो यहाँ पे अफ़गानी रह रहे हैं, उनका फैसिलिटेटर्स का किरदार कुछ का, मैं सबको नहीं कह सकती क्योंकि कुछ ज़ाहिर पुरअमन भी हैं मोस्टली, और यहाँ पे वो यहाँ का हिस्सा भी बन चुके हैं, लेकिन जो इल्लीगल है उन्हें तो हमें एक करना होगा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब जो बातचीत हुई है उसके तहत क्या होगा? अब तो ये भी कह रहे थे ना कि जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है उनको भी जून के बाद निकालना शुरू कर देंगे, फिर जिनके पास अफगान कार्ड है उनको ऑलरेडी निकाल रहे हैं। तो फिर क्या फैसला क्या किया गया है कि अब देखिए जी, नहीं, अभी उसी तरीके से जिस तरीके से पहले 31 मार्च का दिया गया था वो अभी नहीं रहा। और इनमें से जो अभी जो डिस्कशन हुई वो इसी हुई कि ये जो कमिटीज बनेंगी ये डिस्कशन के बाद जाएंगे, तो जाहिर है जाना तो है, कब जाएंगे, कितने अरसा रहेंगे, और या उनके जो अमला के यहाँ पे या यहाँ पे जो उनके बिजनेसेस है उसको तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि उसको जी बगैर सामान उठा के भेज दे। मगर तब तक तो लोगों को वापस भेजा जा रहा है ना जाहिद खान साहब। लेकिन उस तरीके से नहीं है कि जिस तरह से पकड़ दकड़ वो के कर रहे थे। अभी आप भी आपने देखा होगा कि ये जो अभी गए थे इसाक डार साहब, उसके बाद उसमें भी नरमी आई है, और वहां से भी टेररिज्म में भी हमारे पास वो अभी वो टेररिज्म जो पहले होती रही वो उसमें भी काफी खासी कमी आई है। अच्छा, काफी ज्यादा वहाँ के जो लोग हैं उनके यहाँ पे इमूवेबल एसेट्स हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज हैं शौकत यूसुफजई साहब। तो ये भी कुछ फैसला किया गया था कि कमेटी में उसका कोई फैसला किया जाएगा कि उनका क्या करना है। तो उस हवाले से कोई फैसला आप तक कोई
इंफॉर्मेशन आई है कि क्या फैसला हो सकता है इस हवाले से शौकत यूसुफजई साहब? देखिए, ये जो अभी जो नए सूरत हाल सामने आई है ना, उसके बाद का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो ड्यूरिंग उस दौरान जब ये इनको निकाला जा रहा था, तो उस वक्त हमारी सूबाई हुकूमत ने कहा था कि इनको टाइम दें, आप ये तरीका ना अपनाएं, इनको टाइम दें, इनके ऐसे। तो फिर ये फैसला हुआ था कि ये बिल्कुल अपने साथ एसेट्स ले जा भी सकते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ बेच भी सकते हैं। तो उसमें जितना टाइम लगता है, जितना तो वो उनको टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं। पहले बातचीत पे तवज्जो नहीं दी गई, अब अगर तवज्जो दी जा रही है तो मैं कहता हूँ इसको कंटिन्यू रखने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई पार्टी इसकी मुखालफत कर सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। वहाँ किसकी हुकूमत है, क्या है, मेरे ख्याल से उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये और जहाँ तक तस्लीम करने का सवाल है, जी, जहाँ तक तस्लीम करने का सवाल है, तो ये तो जाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हम चल सकते हैं ना। हम कोई नहीं, ये बात तो हम बार बार कहते रहे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हम चलेंगे, मगर क्या इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर आ रही है? इसके ऊपर बात करेंगे, चूँकि कराची के अंदर हाल ही में एक इंतहा पसंदी का वाक़या हुआ है जो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना है। इस हवाले से सिंध हुकूमत इसके बारे में क्या कर रही है, इस पर भी नज़र दोहराएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शला रज़ा साहिबा, ब्रेक से पहले आपने बात की कि कुछ ऐसे अफ़गान मुहाजिरीन हैं जिनका गठजोड़ मिलता है दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर, मगर हमें कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता है। तो मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि जी गुस्सा आपको अफ़गान तालिबान हुकूमत के ऊपर है, निकाल आप अफ़गान मुहाजिरीन के ऊपर हैं। देखिए, मैं इन्हें पहले भी कहा, कुछ सबको नहीं कहा, क्योंकि वो जिस मुसीबत में आए थे उसमें बहुत सारे लोगों की यहाँ पे रिश्तेदारियाँ हो गई हैं और कुछ यहाँ पे परमानेंट हो गए हैं, उनके कारोबार हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती, और जो हमारी सूरत हाल है उससे कहीं मुख्तलिफ केपी और इधर की है, क्योंकि वहाँ पे जब बात हुई तो असेंबली में ये बात आई कि भाई कुछ लोगों की बीवी अफ़गानी है, कुछ लोग अफ़गानी थे, उनकी यहाँ शादी हो गई, मतलब एक रिश्तेदारियाँ हो गई। तो बहुत मुश्किल ये सूरत हाल है। तो आप हर एक को इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन कुछ तो हर एक में हो जाते हैं। बर्मीज़ भी कराची में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व मिले, बंगालीज भी मिले, बलोच भी मिले, और इधर लाल शहबाज कलंदर पे तो बलोच लड़का था। इस तरह जो कराची यूनिवर्सिटी के सामने चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ था, बलोच लड़की थी। तो आप ये नहीं कह सकते हर एक में होते, लेकिन बहरहाल उसके बाद ये बात आ जाती है कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको पाकिस्तान से बहरहाल जाना है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम इन्हीं का आता है। हालांकि जब मैं आज से 15 साल पहले MPA बनी तो एक सवाल था कि कराची में कितने इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो उस वक्त 63 लाख का फिगर आया था और उसमें कैटेगराइज किया गया था कितने बर्मीज़, कितने फलाना, कितने फलाना। तो फिर यकीनन के जो मसाइल होते हैं उसमें दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा जाहिद खान साहब, ये तो शला रज़ा साहिबा कह रही हैं कि जी दहशतगर्दी में लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। अब बात यह है कि POR कार्ड होल्डर्स जो हैं वो लगभग 1.45 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं। वैलिडिटी उनकी उन्होंने बढ़ा दी है कि जी अब जून 30 तक जो है इनको भी वापस जाना है। काफ़ी बड़ा नंबर है, और ये कहा जाता है कि जी अगर लगभग 30 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिरीन ने वापस जाना है तो 2 बॉर्डर्स हैं, तुरखम और चमन, तो 20 साल लग जाएंगे उनको वापस भेजते हुए। तो कोई क्राइटेरिया आप सजेस्ट करेंगे, आप दोनों शौकत यूसुफजई साहब और जाहिद खान साहब, कि हुकूमत क्या अपनाए? देखिए मुनव्वर बीबी, आपको मालूम है कि ये एक दफ़ा ये डेट्स नहीं दी गई है, कई अरसों से ये पहले भी 1-2 दफ़ा ये ऐलान किया गया था कि अफगानियों को निकालना चाहिए और कट ऑफ डेट दिया गया था, लेकिन उसमें फिर तौसीह की गई। तो ये आप न समझिए कि अब 30 जून दे दिया तो ये हर हाल में 30 जून में निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो फिर क्या कीमत आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और चूंकि अभी एक डिस्कशन शुरू हो गई, मेरे ख्याल में बड़े तरतीब से ये मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि अफगान हुकूमत भी समझती है, जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि उसके बगैर चारा नहीं है, कि उनने अपने लोगों को तो बसाना तो है, आज नहीं तो चलो कल। और दूसरा ये कि जो हमारे साथ ताल्लुकात है उसको बेहतर करना होगा उसके, क्योंकि वो हमसाया है, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। उसके मेन वजह यही है
कि अगर वहां से टेररिस्ट अटैक हम पे करते हैं तो जाहिर है कि हमने तो अफगान गवर्नमेंट को पकड़ना है कि भाई आपके वजह से आपके पास लोग रहते हैं और हम पे अटैक करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारा सिलसिला उस वक्त था, अभी इसमें थोड़ा सा नरमी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा से ये मसला आगे बढ़ जाएगा और ऐसा कट ऑफ डेट जो होगा वो उसमें तफसील भी हो सकती है। वैसे कई सियासतदानों ने तो ये उम्मीद लगाई हुई थी कि क्योंकि अब एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई है तो वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो जाएंगे, बहरहाल उसमें तेज़ी आ गई। शौकत यूसुफजई साहब, आपकी जानिब आपकी हुकूमत अब चाहती क्या है कि अफ़गान मुहाजिरीन जाएं वापस, जिनके पास POR कार्ड्स हैं या अफ़गान रेजिडेंट्स कार्ड्स हैं वो वापस जाएं, या कि उनको कोई मौका मिले यहाँ पे रीसेटल होने का? कई ऐसे हैं जिनका बिज़नेस है यहाँ पे, मगर कई ऐसे भी हैं जिनको थ्रेट है, जिस तरह के कुछ ख़वातीन सहाफ़ी हैं हमारी तरह, जिनको बाकायदा उनके वारंट्स इशू हुए हुए हैं कि जी चूँकि वो काम कर रही थी, चूँकि वो तालिबान के ख़िलाफ़ बात कर रही थी तो उनके ख़िलाफ़ वारंट्स हुए हुए हैं, तो उनका क्या करेंगे फिर आप लोग? देखिए, हर हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी होती है इमिग्रेंट्स के हवाले से, इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से, तो वो पॉलिसी तो सामने आ जाए ना। ये तो हुकूमत का काम है कि वो पॉलिसी देख, सूबा तो वो पॉलिसी नहीं, मगर आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है सर? देखिए, आपकी पार्टी की थिंकिंग क्या है इस वक्त? हम तो ये कहते हैं, देखिए हम तो यहाँ तक गए हैं कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि अगर आपने इनको रखना ही है तो फिर इनको शरीयत दे के रखें। जिन्होंने रहना है वो रह जाते हैं, वो शरीयत रहे, ताकि वो उस कवानीन पे तो पूरा उतरे ना जो पाकिस्तानी कवानीन है। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत की संजीदगी पर सब कुछ है कि वो एजेंडे पे जो बातचीत शुरू हुई है, क्या उस एजेंडे पे जो वापसी का अमल है वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कि ये सिर्फ जिस तरह जाहिद खान साहब ने कहा कि ये प्रेशर टैक्टिस था, तो अगर ये प्रेशर टैक्टिस था तो क्या हम इससे दस्तबरदार हो जाएंगे? तो फिर चीज़ वापस चली जाएगी उसी का, क्योंकि 3-4 दफ़ा ये हुआ है कि ऐलान हुआ कि जी अब ये चले जाएं वापस, और बहुत सारे लोग चले गए दूसरे रास्ते से फिर वापस आ जाते हैं। तो ये जो हमारा एक तरीक़ाकार है ना, ये इस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। अगर वापसी का अमल है तो बिल्कुल जाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ जाना चाहिए, लेकिन मगर अगर वहाँ पे हालात ऐसे रहे तो लोग फिर वहाँ से भागेंगे से, बड़े बाइज्जत तरीके से। जी, अब बात ये है शला रजा साहिबा के कहता हूँ जी मैं आती हूँ शौकत साहब आपके पास वापस जाने, मगर जो ये शौकत साहब बात कर रहे हैं, बात ये है कि अगर वहाँ पे हालात इस तरह के रहें तो कौन जंग के अंदर रहना चाहेगा? आप खुद एक खातून हैं, वहाँ पे ख़वातीन को काम करना अलाउड नहीं है, कह दिया गया है कि अपनी खिड़कियाँ भी वो बंद कर दें, तो आप नज़र नहीं आ सकते, आप काम नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, तो कैसे रहें? देखिए, एक बात और भी है कि अगर वहाँ के गवर्नर का बेटा हमारे यहाँ पाया जाए दहशतगर्दी में मुलव्वस, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि उनके आलाकार वो लोग नहीं होते? मोस्टली वो हो जाते हैं जब वहाँ से दहशतगर्दी होती है। मगर ये कसूर उनकी औरतों का तो नहीं है, वो तो उन्होंने तो इनको इलेक्ट ही नहीं किया हुआ, ये तो बंदूक के किसी का भी नहीं है। लेकिन हमारा भी एक सवाल है, और वो मैं ज़रूर करती हूँ कि हमारे भुट्टो साहब के दौर में और कुछ नवाज शरीफ साहब के दौर में बिहारी जो हैं उनको पाकिस्तान लाया गया, लेकिन आज भी बहुत से बिहारी ऐसे हैं जिनकी क्या कहते हैं, पंजाब में अतातारट के हलके में भी जिनकी कोई पाकिस्तानी पहचान नहीं हो सकी, और वो भारत में आज भी कैंप में रह रहे हैं। तो बेहतर नहीं था कि हम उन पर भी काम करते? और दूसरी बात यह है कि जो हमारे कोयटा की तरफ हमारे बहुत सारे हैं, ये अफगान क्या कहा जाता है जिनको, नहीं शिया हज़ारा, उनके भी हमें बड़े मसाइल होते हैं जब उन पे बहुत सारे उन पे ब्लास्ट हुए, कुछ हुए, तो इसके बावजूद कि किसी के दादा मेजर था, कुछ था। कराची में आज भी ऐसी फैमिलीज़ मौजूद हैं हज़ारा की कि उनके दादा मेजर थे और वो आखिरी वक्त तक रिटायर हुए या शहीद हुए, लेकिन उनको कभी आज तक शहरी नहीं तस्लीम किया गया। उनके बच्चे मैट्रिक से आगे पढ़ नहीं पा रहे, ये नहीं हो रहा। तो मसाइल बहुत है, तो मैं समझती हूँ पहले इन्हें हल कर लें, फिर अफगान भी देखे जाएंगे। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि पाकिस्तान के पास कोई मुश्तरका और मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी पॉलिसी एज सच नहीं है, और हालांकि इतने बड़े तादाद में हमने रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया, मगर देयर इज़ नो एक्चुअल पॉलिसी। हालांकि हमने इंटरनेशनली कॉवेनेंट्स भी साइन किए हुए हैं। इसकी क्या वजह? फिर कराची में इंतहा पसंदी के बारे में भी बात करनी है वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पाक अफगान ताल्लुकात के ऊपर बातचीत हो रही है और हाल ही में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब काबुल गए हैं। आज यूएई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात है। जाहिद खान साहब, पहले कुछ बताइएगा कि ये जो आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ इसाक डार साहब की मुलाकात है यूएई की और वो आज तशरीफ़ लाए हैं, ये भी अफगानिस्तान के पस मंज़र में भी कोई बातचीत हो रही है? आपका क्या इन्फॉर्मेशन है? जाहिर है कि देखिए वो भी एक इस्लामी मुल्क है और उसके साथ हमारी बहुत अच्छे रवाबित और ताल्लुकात है। जाहिर है कि एक पेशरत हो रही है तो हम अपने जो दोस्त हैं उनको तो इत्मीनान में लेना चाहिए। मेरे ख्याल में ज़रूर वो इसके साथ डिस्कशन होगी और ये इत्मीनान में लिया होगा कि जो मुज़ाकरात वहाँ पे हुई है उनके यहाँ जो पेशरत हो रही है उस पर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि असरात यहाँ जो होते हैं वो दुबई में खामा होते हैं, हमारे पाकिस्तानी भी जाते हैं, अफगानी भी जाते हैं, तो जाहिर है कि वो ऐसे मुल्क हैं कि हमारे बरादर मुल्क के, तो हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। जी, जो शैला रजा साहिबा ने बात की ब्रेक से पहले, उन्होंने कहा हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है ही नहीं रेफ्यूजीज़ के हवाले से। आप अफगान रेफ्यूजीज़ की बात करें, आप बिहारीज़ की बात करें, बिहारीज़ तो बांग्लादेश में भी अब तक बैठे हुए, तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्यों नहीं है? और सियासी उसकी कोई ओनरशिप नहीं है। आप सियासी तौर पे कोई राउंड टेबल ही नहीं देखते इसके ऊपर? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। असल में सिर्फ बिहारी और अफगानी नहीं है, आप क्या यहाँ फलस्तीनी भी है, इराकी भी है, दुनिया के किसी कोने में भी कुछ है, वो जो बर्मीज भी है, जी बर्मीज भी है, तो दुनिया की किसी कोने में भी कुछ होता है इधर हमारे पास आ जाते हैं हम। लेकिन हमारे पास ये हकीकत है कि आज तक ये पॉलिसी बनाना पार्लियामेंट का काम है। मैं तो समझता हूँ कि पार्लियामेंट में ये पॉलिसी लाना चाहिए, एक बिल्कुल स्टेट पॉलिसी बनाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन इधर रह सकते हैं, कौन नहीं रह सकते, और जो आते हैं उसके स्टेटस क्या होते हैं। आप मुझे बता रहे कि अब यूनिवर्सिटीज में भी आपके लड़के वहां से जब आते तो पढ़ लेते हैं, और हम दुनिया में कहीं भी वो कुछ होता है हम उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। अच्छा, मगर हमारे गले पड़ जाती है, और हमारे खुद भी इतना वो तो इकोनॉमी इतना नहीं है कि हम जो कुछ कर सकते हैं। जाहिद साहब, आप बात करता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर इस पे एक डिबेट होना चाहिए, बनाना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, मगर क्योंकि आप 18वीं तरमीम का भी एक तरह से हिस्सा रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब, ये जो पॉलिसी है जिसकी बात जाहिद साहब करते हैं कि जी स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए रेफ्यूजीज़ के हवाले से, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए या हर सूबे की अपनी होनी चाहिए और आपको कहीं ना कहीं इस पे यूनिफाई होना चाहिए? क्या आपकी थिंकिंग है? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये तो एक वो है ना, इंटरनेशनल जो फॉरेन अफेयर्स होता है या डोमेस्टिक तो है नहीं ना कि हम ये कहें कि जी लोकल हर सूबा अपना करे, तो फिर उसमें बड़ी चीज़ें आएंगी कि अगर एक सूबा किसी को अलाउ करता है तो फिर वो शख्स जो है वो किसी दूसरे सूबे में जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये बड़ा कन्फ्यूजन होगी। तो बेहतर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट इस पॉलिसी को रखे, और मेरा तो ज़ाती यही ख्याल है, लेकिन पॉलिसी होनी चाहिए हर मुल्क के। देखें ना, आप कहीं किसी भी यूरोप में जाएं, अगर आप 5 साल के लिए आप रहते हैं, यूनिफाइड पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिल जाती है, शरीयत मिल जाती है। अब यहाँ देखें ना, 20 साल 25 साल 30 साल एक अफगान बंदा रहा है, वो तो बेचारे अगले जो आए थे वो मर चुके होंगे, अब उनके बच्चे हैं, लेकिन हम उनको शरीयत भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है, ना हमें पता है कि हमने इनके साथ क्या करना है। तो ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और ये अब नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ पे बड़ा पहल जो है वो सियासतदानों ने करनी है, कमिटीज़ किसी और की बन रही हैं, बात तो प्रॉब्लम ये। मगर शैला रजा साहिबा, आपसे आखिरी सवाल, हाल ही में जुमे के रोज़ कराची में एक अहमदिया शख्स लईक अहमद चीमा का बड़ी बेदर्दी से सड़कों के ऊपर कत्ल हो गया, और वो एक बाद में बताया गया, बल्कि पुलिस ने ये बताया कि वो एक की विटनेस थे, एक केस चल रहा था और वो अहमदिया इबादत गाह की कोई मिनरेट्स को मसमार करने के लिए TLP का एक मजमा इकट्ठा हुआ था, उसके वो गवाह थे और उनको टारगेट करके मार दिया गया, ये पुलिस का दावा है। मगर इसके ऊपर हैरान कुन बात यह है, और आपकी अपनी सिंध की जो कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर सियासतदान कोई बात नहीं करते, इसको कंडेम नहीं करते, इसकी क्या वजह है?
मैं नहीं समझती कि खामोश रहते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के वाक़यात हुए तो गवर्नमेंट ने बड़ा आगे आके इस पे काम किया है। चाहे वो नॉन मुस्लिम डॉक्टर का मर्डर हो, असेंबली में ये बात हुई है, लेकिन हमें इसे और बेहतर पैमाने पे करना चाहिए कि इस पे हमें काम करना चाहिए। जी, अब आखिरी सवाल आपसे जाहिद खान साहब, ये जो वाक़या कराची के अंदर हुआ है, इस कम्युनिटी के हक़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, और अगर एक शख्स को बेदर्दी से मार दिया जाता है तो अगर वो शख्स इस कम्युनिटी का हिस्सा हो तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती। बिल्कुल मजहबी भी, ये आप सही कह रहे हैं। बदकिस्मती हमारे इस मुल्क की कि हम जो हकीकत है उससे मुंह मोड़ लेते हैं और हकीकत को सामने नहीं लाते हैं। देखिए, हमारे रियासत के अंदर अपने इतने इंतहा पसंदी है कि उसके मिसाल ही नहीं मिलती। आप मुझे बता रहे कि एक जत्था निकलता है, वो जहाँ चढ़ाई करना चाहते चढ़ाई कर लेते हैं। तो रियासत को सख्ती से इन चीज़ों को निपटना होगा। अगर रियासत इन चीज़ों से सख्ती से नहीं निपटेगा तो ये फिर दुनिया पे हम क्यों फिर इतराज़ करते कि प्लान मुल्क में ऐसा मुसलमानों के साथ हो रहा है, जब हमारे मुल्क के अंदर भी एक ऐसे तबका है कि जो इतने इंतहा पसंदी की जाता है कि एक बंदा जो वहाँ गवाह हो और उसको मार देते हैं और खुले आम, और फिर हम कहते हैं कि जी हम तनकीद भी नहीं, हमें तनकीद भी करना चाहिए और हमें सियासतदानों को इस पर बात भी करना चाहिए और इस पर रजिस्ट्रेशन भी करना चाहिए। और क्योंकि ये इख्तियार अभी गवर्नमेंट के, चाहे किसी का भी गवर्नमेंट हो, तो पंजाब हो, पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, इस पर सख्ती से अमल करना होगा। जो कानून हमारे पास है उस कानून के अंदर इस इंतहा पसंदी को रोकना होगा। जी, शौकत यूसुफ जई साहब, आप जो बात करें जाहिद खान साहब की, इस कम्युनिटी के लिए भी कुछ बोलना होगा कि नहीं? नहीं, देखिए, ये तो रियासत की जिम्मेदारी होती है ना। रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। ये कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर रियासत जो है वो अवामी हकूक़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि लोग टैक्स देते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हुकूमतें चलती हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ और इंसानों की बात कर रहा हूँ। ठीक, तहफ़्फ़ुज़ देना तो जाहिर है, ये तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे मेरे इल्म में नहीं है कौन क्या है, क्या मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब, शैला रज़ा साहिबा, जाहिद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा ख्याल है हमारे तीनों जो मेहमान हैं इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि कोई भी शहरी हो पाकिस्तान का, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। और दूसरी तरफ एक अहम बात तीनों ने कही, और वो ये कहा कि जी स्टेट पॉलिसी है ही नहीं रेफ्यूजीज़ के हवाले से, और पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर एक मुश्तरका रेफ्यूजी पॉलिसी बनानी चाहिए। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।